आज आप लोग के बीच में क्या चल रहा हूँ? समास। समास समास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है व्याकरण का, और बोर्ड की परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ जाते हैं कि यह कौन समास है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सविग्रह समास बताएं, मतलब विग्रह करते हुए क्या करें, इसको बताएं क्या कौन समास है। समास की परिभाषा की हम बात करें तो इसका समास का अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है बेटा? संक्षेप होता है। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, देखिएगा यहाँ पर, अब कामता प्रसाद गुरु ने समास शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है, समास शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल जिनके बीच के, अब यह ध्यान दीजिएगा तिवारी जी, जिनके बीच के विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाते हैं, विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और एक नया शब्द बनता है। समाप्त हो जाते हैं और एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है। इस नए बने शब्द को समासिक शब्द तथा बनने की इस क्रिया को समास कहते हैं। बनने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और देखिए क्या है, क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक पदों के मेल, दो या दो से पदों के मेल जिनके बीच के विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और एक नया शब्द बनता है। क्या होता है? एक नया शब्द बनता है। इस नए बने शब्द को हम क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। तथा बनने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे आप कहते हैं रसोई के लिए घर, क्या कहा आपने? रसोई के लिए घर। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। तो यहाँ पर क्या है? एक पद है, दो पद, तीन पद और चार पद है कि नहीं है? चार पद है। और को के लिए आप जानते हैं संप्रदान कारक का चिन्ह है कि नहीं है? यह विभक्ति चिन्ह है। क्या है यह? विभक्ति चिन्ह है। और आपकी परिभाषा के मुताबिक दो या दो से अधिक पदों के मेल जिनके बीच के विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाए और एक नया शब्द बने। नया शब्द बन गया। आप क्या बना? और बीच का चिन्ह क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल जिनके बीच के विभक्ति चिन्ह क्या हो जाए? समाप्त हो जाए और एक नया शब्द बने। इस नए बने शब्द को हम क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। तथा बनने की इसी क्रिया को हम समास कहते हैं। यह परिभाषा कौन दिया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। कोई दिक्कत किसी को? नरों में उत्तम, नरों में उत्तम क्या हो जाएगा? नरोत्तम। यहाँ में क्या होगा? खत्म हो गया, गायब हो गया। राजा की कन्या, राजकन्या क्या बनेगा? राजकन्या। राजकन्या। यहाँ पर की क्या हुआ?
बात समझ आई? जी सर। जिनके बीच के विभक्ति चिन्ह क्या हुए, खत्म हुए और एक नया शब्द बना। इस नए बने शब्द को हम क्या कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं, तथा बनने की इस क्रिया को हम समास कहते हैं। कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत? के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद। एक में है आपका सबसे पहले आसान सबसे द्वंद्व। कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब हुआ कि वह समासिक शब्द जिसके दोनों पद प्रधान हो। वह समासिक शब्द जिसके दोनों पद क्या हो? जिसके दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान हो। जिसके दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए कह रहा है कौन चीज कि वह समासिक शब्द जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे हमने कहा माता पिता। क्या कहा मैंने? माता पिता। या माता और पिता यहाँ पर देखिए है माता और पिता। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों शब्द क्या हैं? प्रधान शब्द हैं, माता और पिता। मैंने कहा पति पत्नी, पति और पत्नी, पति और पत्नी। मैंने कहा दाल भात, दाल और भात। मैंने कहा लोटा डोरी, लोटा और डोरी। फिर भाई बहन, भाई और बहन। बस है ना? इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों पद क्या हैं? प्रधान है। और दोनों पद जब प्रधान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या हुआ भाई? द्वंद्व का मतलब क्या हुआ? द्वंद्व का मतलब क्या हुआ? फिर बोलो ना। जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, वह क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। इसी को जब हम पढ़ते हैं संस्कृत में तो कहते हैं चार्थे द्वंद्व। च के अर्थ में द्वंद्व होता है। च का मतलब होता है और। च माने क्या होता है? और। यदि यह दे दे आपको माता पिता और कहे कि इसका विग्रह करें तो आप कहेंगे माता और पिता। क्या कहेंगे? माता और पिता। और यही संस्कृत में रहे तो आप कहेंगे माताश्च पिताश्च। इसमें बात च लगाएंगे वहां पर। दोनों पद क्या हो इसमें? प्रधान है। 2 नंबर में मैं चल रहा हूँ द्विगु। कौन समास? द्विगु समास। यह द्विगु क्या है? वह समासिक शब्द, वह समासिक शब्द जिसका पहला पद, जिसका पहला पद संख्या सूचक हो। जिसका पहला पद क्या हो? संख्या सूचक हो, द्विगु कहलाता है। द्विगु कहलाता है। जैसे हम कहते हैं चौराहा। देखिए हमने कहा चौराहा, चौराहा, चौराहा। क्या कहा मैंने? अब इसका यदि हमको विग्रह करना हो तो क्या करेंगे? 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार। 4 राहों का मतलब एक रास्ता आ रही है इस साइड से, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये क्या होगा? चौराहा बोलेगा। क्या बोलेगा? यह चौराहा बोलेगा। बस रहे ना? मैंने कहा अठन्नी। क्या कहा मैंने? अठन्नी। अठन्नी मतलब 8 आनों का समाहार। 8 आनों का समाहार मतलब एक आना, एक आना, एक आना करके कितना आना? 8 आना। कितना? 8। मैंने कहा चौवन्नी। क्या हुआ? 4 आनों का समाहार। 4 आनों का समाहार। 4 आनों का समाहार। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। समाहार। ये क्या आप कितने देख रहे हैं? आपकी परिभाषा क्या रही है कि वह समासिक शब्द जिसका पहला पद क्या हो? संख्या सूचक हो। पहला पद क्या हो? संख्या सूचक हो। तो अब देखिए आपके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं सामने,
या बोर्ड में कहीं मिस करने की बात है हो? नहीं सर। यदि परिभाषा याद है तो नहीं है। हमने कहा है कि जिसका पहला पद क्या हो, संख्या सूचक हो। तो यहाँ पर मैंने जो चौराहा कहा, 4 राहों का समाहार, तो ये 4 क्या है? 4 संख्या की नहीं है। मैंने कहा अठन्नी संख्या 8 अनु का समाहार, 8 क्या है? संख्या है कि नहीं है? चौवन्नी मैंने कहा क्या है? 4 राहों का 4 आनों का समाहार, ये 4 क्या है? 5 क्या है? 6 क्या है? 7 क्या है? 8 क्या है? 9 क्या है? 10 क्या है? ये सारे क्या है? ये सभी की संख्या है, संख्या है। तो वो समासिक शब्द जिसका पहला पद संख्या सूचक हो, पहला पद क्या हो? संख्या सूचक हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है ना? क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय और बहुव्रीहि जो है, ये दोनों के एग्जाम्पल लगभग एक ही मिलते हैं और परीक्षा में पहचान पाना ये बड़ी मुश्किल हो जाता है छात्रों के लिए कि आखिर यह कौन समास है। बस ही नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। क्योंकि कर्मधारय की परिभाषा है कि वह समासिक शब्द जिसका पहला पद विशेषण, तथा दूसरा पद विशेष्य हो। विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? पहला पद क्या हो? विशेषण, और उसका दूसरा पद क्या हो? विशेष मतलब संज्ञा हो, विशेष हो, या पहला पद उपमा तथा दूसरा पद उपमेय हो। दूसरा पद क्या हो? उपमेय हो। कर्मधारय कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय कहलाता है। हमने क्या बताया आपको कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, संज्ञा हो। जैसे मैंने कहा आपको लंबोदर, क्या कहा मैंने आपको? लंबोदर। या लंबोदर को जो अब तो मैंने तोड़ेंगे तो क्या होगा? लंबा उदर। तो लंबा क्या बता रहा है आपका? विशेषण है। उदर में क्या होता है? पेट क्या है? संज्ञा है। तो पहला पद आपका क्या हो गया? विशेषण या लंबा, और ये क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया, विशेष्य हो गया। या आपकी परिभाषा में है कि नहीं है कि पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, संज्ञा हो। जैसे मैंने कहा पीताम्बर। क्या मैंने कहा? पीताम्बर का मतलब क्या हुआ? पीत अंबर। पीत मैंने क्या होता है? पीला। पीत मैंने क्या होता है? पीला। अंबर मीन्स होता है वस्त्र। अंबर मीन्स क्या होता है? वस्त्र। तो वस्त्र क्या है? कपड़ा क्या है? संज्ञा है। और पीला क्या है? उस कपड़े की विशेषता को बता रहा है। तो यह क्या है? विशेषण है। क्या है यह? विशेषण है। आइए समझे ना? तो पहला पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। जैसे मैंने कहा नीलकंठ। क्या कहा मैंने? नीलकंठ। नीलाकंठ, नीलाकंठ, पता है ना? ये नीला क्या है? कंठ क्या है? पहले कंठ संज्ञा है, और उसकी विशेषता को क्या बता रहा है? नीला शब्द। क्या बता रहा है? नीला शब्द। तो पहला पद विशेषण। जैसे मैंने कहा महापुरुष। क्या कहा मैंने? महापुरुष, महान पुरुष। यह पुरुष क्या है? संज्ञा है, और महान क्या है? उसकी विशेषता को बता रहा है, तो विशेषण है। तो अब यह आपकी जो परिभाषा है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, हम उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज है यहाँ पर कि पहला पद उपमा और दूसरा पद उपमेय हो। जैसे मैंने कहा कमल नयन।
क्या कहा मैंने? कमल नयन, कमल नयन, अर्थात उसकी आंखें कैसी है? कमल की तरह है। कैसी है? कमल की तरह। तो मैंने उसकी आंखों की उपमा किससे दी? कमल से। किससे दी? कमल से। कमल से। तो ये कमल क्या हो गया? पहला पद क्या हो गया? उपमा। और दूसरा पद क्या हो गया? उपमेय। मैंने कहा राजीव लोचन। क्या कहा मैंने? राजीव लोचन। या राजीव लोचन का मतलब क्या हुआ? राजीव लोचन नहीं हुआ भाई? ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो राजीव जो है, राजीव का मतलब होता है कमल। राजीव का भी मतलब क्या होता है? कमल। कमल। और लोचन मीन्स क्या होता है? आँख। आँख। तो उसकी आंखें कैसी है? कमल की तरह है। तो इसकी आंख की मैंने उपमा किससे दी? राजीव मैंने कमल से। तो यह क्या हो गया? उपमा। और यह क्या हो गया? उपमेय। यह क्या हो गया? उपमा। और यह क्या हो गया? उपमेय। अब इसको हम क्या कहेंगे? अब मैंने आपके परिभाषा के मुताबिक जो एग्जाम्पल है, अब सटीक लग रहा है ना कि पहला पद विशेषण हो, बाद वाला विशेष या संज्ञा हो, या पहला पद उपमा हो और बाद वाला पद क्या हो? उपमेय हो। क्या कहलाएगा? कर्मधारय कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कहीं से बोलो। चौथा आपका है बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि। वह समासिक शब्द, वह समासिक शब्द जिसका विग्रह करने पर, जिसका विग्रह करने पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले, विशेष अर्थ धारण कर ले, बहुव्रीहि कहलाता है। क्या कहलाता है? यह बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर, वह समासिक शब्द जिसका विग्रह करने पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देगा और विशेष अर्थ को क्या करेगा? वह धारण कर लेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लंबोदर, मैंने कर्मधारय में भी लंबोदर को लिखा था ना? लेकिन वहां पर क्या था? उसका सामान्य अर्थ बस यही था कि लंबा पेट वाला। लेकिन यहाँ पर है कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। अब आप बताइए कि आपके गांव में जितने बड़े पेट वाले लोग हैं, आप जा करके सबको बोलिए का लंबोदर जी क्या समाचार है। यदि ऐसा बोलना आप लोग शुरू कर दें तो क्या होगा भाई? मैंने क्या होगा? आप तो खूब समझते हैं ना, बस ये नहीं है। तो एक अब चूंकि मैंने आप लोग से पहले भी कहा है कि कर्मधारय में भी वह मैंने एग्जाम्पल है, इसमें भी है वह। हम अब किस पर टिक लगाएंगे? बस ही नहीं है, इतना ही नहीं। जैसे पीताम्बर देख लीजिए, पीताम्बर, पीताम्बर का विग्रह हुआ पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। अब देखिए यहाँ पर पीला वस्त्र हम पहन ले या कोई पहन ले तो अब विष्णु भगवान बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो इसका समान अर्थ क्या हुआ? समान अर्थ हुआ या कि पीला वस्त्र वाला, लेकिन विशेष अर्थ क्या हुआ? विष्णु। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। मैंने कहा नीलकंठ, क्या कहा? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर, अर्थात शंकर। अब आप बताइए कि किसी के गर्दन पर लहसन हो जाए नीला रंग का, तो क्या वह शंकर भगवान बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? बस है ना। मैंने समान अर्थ क्या हुआ इसका? जिसका कंठ नीला है,
लेकिन जब इसका हम विग्रह करते हैं तो ये अपने सामान्य अर्थ को क्या करता है, छोड़ देता है और विशेष अर्थ को क्या करता है, धारण कर लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं। अब मैंने एक चीज आप लोगों से पहले भी कहा था कि बोर्ड के परीक्षा में लड़के अक्सर, चूंकि एग्जाम्पल दोनों का लगभग सेम रहता है कि हम किस पर टिक लगाएं, तो सबसे पहले यदि कोई भी एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए कि लंबोदर दिया, तो विकल्प जो 4 आपके होंगे, तो कर्मधारा यदि उसमें है तो बहुव्रीहि नहीं होगा, या बहुव्रीहि है तो कर्मधारय नहीं होगा। अगर दोनों है, अगर दोनों है तो पहले जो दिया गया है विकल्प ए में यदि है कर्मधारय, चाहे ए में, मैं पहला विकल्प जो मिली आपको, उसको आप क्या करेंगे, उस गोले को आप रंग देंगे। बात समझे ना। अब यह चूंकि बात यह भी है कि कॉपी जो चेक कर रहे हैं महोदय, अगर वे महोदय केवल यही याद किए हों कि लंबोदर कर्मधारय है और आपने बहुव्रीहि को टिक कर दिया, तो काट ही देंगे। यह उनके ऊपर अब डिपेंड करता है, बस ही नहीं है। लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि यह एग्जाम्पल में जो है ये दोनों लगभग क्या होता है, सेम मिलता है, लेकिन परिभाषा के में जब जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, दोनों भिन्न भिन्न होगा। और इसमें साफ है। और यदि यह पूछे, यदि लंबोदर शब्द दे दे और कह दे कि सब विग्रह समास बताएं, तो आप साफ कहिएगा कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, पसंद है ना, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर, चंद्रमा है शेखर पर जिसके अर्थात शंकर, बस है ना। मैंने अपने समान अर्थ को छोड़ देगा और विशेष अर्थ को धारण कर लेगा। कब, जब उसका हम विग्रह करेंगे तब। लेकिन पहले जो था कर्मधारय, उसमें यह था कि पहला पद विशेषण हो, बाद वाला विशेष से हो, या पहला पद उपमा हो, बाद वाला उपमेय हो। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल को भी दिखाया था। कोई दिक्कत है इसमें? ये सब कोई समझ गया है? कोई दिक्कत? पांचवा पाचन है सत्पुरुष, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खास करके मैं अब बता दूं, और आप लोग भी जब जाएंगे, अगर समझ में नहीं आए कि यह कौन समास है तो आप तत्पुरुष पर टिक लगाएंगे। यदि नहीं समझ में आए तो अब आप कहेंगे कि क्यों सर, मैं बताऊंगा कि क्यों सर, क्यों सर का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले यह है कि वह समासिक शब्द, वह समासिक शब्द जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आप बताइए, आप जैसे हम कहते हैं राजकन्या, हम क्या कहते हैं? राजकन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या। हमने कहा राजभवन, क्या कहा मैंने? राजभवन, राजा का भवन। अब इसमें आप बताइए ये चीज कि मैंने कहा राजकन्या, तो हमको राजा से मतलब है कि राजा की कन्या से मतलब है? राजा से मतलब है जी। राजकन्या आ रही है तो कन्या आ रही है कि राजा आ रहा है? कन्या। इसमें कन्या में भाई है मन प्रधान हो, यह राजभवन है, यह राजभवन है का मतलब यह राजा है कि यह मैंने हमको उस राजा से मतलब है कि उसके भवन से मतलब है, भवन से मतलब है। अर्थात इसका अंतिम पद क्या है? प्रधान होता है। मैंने ये बोला कि अगर नहीं समझ में आए तो इसलिए कि आप जब कर्म कारक से चलते हैं ना, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण तक,
अधिकरण कारक तक, ये सभी तत्पुरुष में ही आते हैं। जैसे आप कहते हैं गगनचुंबी, क्या कहा आपने? गगनचुंबी। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब बताइए यह को शब्द जो है यह किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म हुआ, कर्म तत्पुरुष आया, तत्पुरुष हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैंने कहा गिराकट, गिराकट, गिरा को काटने वाला, गिरा को काटने वाला, गिराकट। यह को क्या है? कर्म है, कर्म है, हाँ? कर्म नहीं है। अब आप कहेंगे हमसे कि सर यह गिराकट क्या बोलता है? ये पूछ सकते हैं ना? गिराकट, गिरा मन वाला गेठरी, क्या होता है? गिरा माने गेठरी, आ काटने वाला सब कुछ समझ रहा है। गेठरी काटने वाला मतलब जेब कातारा, साफ भाषा में समझिए पॉकेट मार। उसको क्या कहते हैं? गिराकट। क्या कहते हैं? मैंने कहा रसोई घर, क्या कहा मैंने? रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। क्या कहा मैंने? रसोई के लिए घर। ये को के लिए क्या है? संप्रदान कारक है कि नहीं है? रसोई के लिए घर। मैंने कहा पथभ्रष्ट, क्या कहा मैंने? पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये क्या है? और पतन है कि नहीं है? है कि नहीं है? मैंने कहा राजकन्या, सपोज राजा की कन्या, तो काके की क्या है? संबंध है कि नहीं है? मैंने कहा नरोत्तम, मैंने क्या कहा? नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, में पर क्या है? अधिकार का चिन्ह है कि नहीं है? नहीं है। तो इस तरह से इसके मैंने एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा होता है, आप उसका जब विग्रह करेंगे तो ये देख लेंगे कि यह कारक में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक के बीच में यदि कोई चिन्ह उस बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अब माता पिता पूछ दे तो, और यदि आपने याद नहीं किया है तो आप कहें कि सर तो बोले हैं कि ना बुझाए तो तत्पुरुष पर टिक मार दो बटे, तब तो बात खत्म हो गई वहां पर ना। बस ये नहीं है। ऐसे नया शब्द जो मिले उसके लिए यदि वो समझ में नहीं आए तो तब के लिए मैंने बात कहा है कि यदि नहीं समझ में आए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होता है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तत्पुरुष पर टिक कर देंगे और 90% सही भी होगा। लेकिन को अब आप लोटा डोरी दिया है, आप कहें कि सर कहें कि अगर ना बुझाए तो यह बात सही नहीं है। कोई दिक्कत? पार्ट 1 में जो आपका ऑनर लास्ट कौन है? अव्ययी भाव। वह समासिक शब्द, वह समासिक शब्द जिसका पहला पद, जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब यहाँ पर है कि पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय तो ऐसे बहुत ही गुड़ चीज है, लेकिन सिंपल शब्द में आप लोग ये जान लें कि जिसका अर्थ अपरिवर्तित रहे। जैसे हम कहते हैं प्रतिदिन, क्या कहते हैं? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का मतलब प्रति शब्द पहले जो है प्रति, तो प्रति का मतलब क्या है? प्रत्येक से है। हमने कहा प्रत्येक, वही बात है। प्रतिमास वही चीज है। यथाशीघ्र माने जितना जल्दी हो सके। इस यथा का अर्थ और कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि जितना जल्दी हो सके, यथा संभव, जितना संभव हो सके। इसके बाद आजीवन, बेहिचक, बेखटक इत्यादि, ये सब क्या है? अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव है। इसके बाद एक और
समास जो है, जो समास के मुख्य पद में नहीं है, लेकिन इसको मैं लिखा दे रहा हूं आप लोगों को नोट में, नंग समास। कौन समास? नंग समास। वह समासिक शब्द, वह समासिक शब्द जिसका विग्रह करने पर, जिसका विग्रह करने पर अर्थ नहीं में आ जाए, अर्थ नहीं में आ जाए, नहीं में आ जाए, नंग समास कहलाता है। जैसे मैंने क्या कहा आपको, अशांत, अशांत का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो शांत नहीं है, जो शांत नहीं है, नहीं मैं क्या, सर अप्रिय, क्या होगा? जो प्रिय नहीं है। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। कोई दिक्कत? नहीं सर, मैंने विग्रह किया और अर्थ जब क्या हुआ उसका नहीं में निकलेगा तो क्या कहेंगे? उसको हम नंग समास कहेंगे। कोई दिक्कत है? समास समझने में किसी को कोई परेशानी हुई है? कोई किस तरह की किसी को कोई परेशानी हुई हो तो हमसे पहले बोले। किसी को कोई परेशानी नहीं है? बंद कर इस पर तब, ठीक है? इस समास को जो मैंने समझाया, जितनी सरल भाषा में हमसे हो सका मैंने आपको जो समझाया, अगर किसी को भी कोई समस्या खड़ी होती है तो वह बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है, ठीक है? और यदि कमेंट में वो यदि बात आती है तो मैं पुनः उसका क्या करूंगा, समझाने